नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे आज पहली बार यहां पर क्लास को देख रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करने से पहले एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसका नाम था क्वांटम नंबर्स। हम अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और उन्हीं के टॉपिक्स आपको पर्टिकुलरली कराए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप्स के बारे में और एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट ऑफ-बाहु का नियम आज मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे यहां पर जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और आप लोगों का प्यार लगातार इसी तरीके से जैसे हमें मिलता रहा है इसी तरीके से बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने सीखा क्वांटम नंबर्स में। क्वांटम नंबर में मैंने आपको 4 तरीके के क्वांटम नंबर सिखाए थे। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने आपको बताया अजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर मैंने आपको यहां पर सिखाए हैं। यहां पर आज मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो एन ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज, आप ऑर्बिटल उसको कंसिडर्ड करेंगे दैट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। दोबारा सुने, मैंने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसको आप ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक बात है, यही डेफिनेशन मेंशन की गई है आपके सामने ताकि आपका समय बच जाए। सो दैट्स व्हाई आई विल read before the classes. An orbital may be defined as that region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. तो एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है उसको आप ऑर्बिटल बोलते हैं। एक अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो 2 मैक्सिमम हो सकते हैं यहां पर। तो इन्होंने कहा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैन बी 2, ये 2 हो सकते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन स्पिन, और ये स्पिन करते रहेंगे अराउंड देयर एक्सिस, अपने एक्सिस पर इन ओपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर मुझे यहां पर एस ऑर्बिटल बनाना है तो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, ये आपको मैंने बताया। इसके बाद अगर मैं कहूं पी ऑर्बिटल बनाना है तो पी ऑर्बिटल में आप जानते हैं 3 बॉक्सेस होते हैं। ये आप देखिए, पी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से देखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं डी ऑर्बिटल बनाना है तो डी में 5 बना दो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, भरते ऐसे नहीं है, वो हम आगे सीखेंगे हुंड के रूल से किस तरीके से भरा जाता है। लेकिन यहां पर चाहे कोई भी ऑर्बिटल है, चाहे वो एस ऑर्बिटल है, चाहे पी ऑर्बिटल है, चाहे डी ऑर्बिटल है या एफ ऑर्बिटल है, एफ में 7 बॉक्सेस रहेंगे, 7 ऑर्बिटल रहेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपके लिए ये बन सकता है। जितने भी पॉलिटेक्निक के छात्र यहां मेरे को देख पा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपसे इस तरीके से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप जानते हैं एस ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल होता है, आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहे हैं 1 2, तो आप कितना आंसर लगाएंगे कि जी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, ऐसा आपको पता है।
अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जी पी ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, तो डरने की क्या बात है, आपने तो बना रखे हैं यहां पर 2 4 6, तो आप पी में कितने कहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपसे पूछे डी में कितने होते हैं, तो डी के अंदर 5, तो आपने आंसर लगा दिया कि जी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपसे पूछे एफ में कितने होते हैं, मैं तो सारे करा रहा हूं भाई, एस पी डी एफ, कोई भी पूछे आप सारे कर लेंगे जी। अगर आपसे कहे एफ में कितने होते हैं, तो आप जानते हैं एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक और बना लेते हैं जी, ये लीजिए आपके सामने 7 ऑर्बिटल मैंने यहां पर एफ के बना लिए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर आपने देखा कि 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके पास बन गए हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 14 हो गए, 7 एंटी क्लॉकवाइज और 7 क्लॉकवाइज। तो यहां पर आपने एक एक नंबर के यहां पर क्वेश्चंस कर लिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप सबकी ऑर्बिटल्स की अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो एक जैसी ही रहेगी, सबकी शेप अलग अलग आती है, ये आपको ध्यान देना है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की शेप कैसी है, तो एस ऑर्बिटल की शेप, अगर मैं एस की बात करूं तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब ओवल शेप का होता है। अगर कोई स्ट्रक्चर ओवल शेप का है तो उसमें यहां पर स्ट्रक्चर को मैंने यहां पर शेप के बिहाफ से अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की शेप आपको दिखाई देगी। तो ये आपका डायग्राम जो मैंने आपको मेंशन करके दिखाया है, इट इज रिप्रेजेंट द एस शेप, मतलब ये एस ऑर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर अभी तक आपने सीखा कि ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं, इसके साथ साथ आपने ये सीखा कि ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। और इसके साथ साथ आपको यह भी सीखा आपने कि 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूंगा तो एस ऑर्बिटल के अंदर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पी ऑर्बिटल की बात करूंगा तो वहां पर आपके पास यहां पर रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है हमारे पास पी के अंदर, और डी के अंदर हमारे पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी 5 ऑर्बिटल। तो यहां पर हमने कह दिया कि 5 रहेंगे हमारे पास डी में। और अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, सो दैट्स व्हाई 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपके पास रहने वाले हैं। फिर मैं शेप पे गया और मैंने कहा कि एस ऑर्बिटल की शेप किस तरीके की होगी, इसकी ओवल शेप होगी, स्फेरिकल शेप होगी। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, इसकी शेप रहती है डंबल उठाते हैं ना, मतलब जो लोग जिम वगैरह करते हैं तो डंबल्स उठाते हैं। तो डंबल की शेप कैसी होती है कि मतलब एक बीच में रोड होता है, इधर की तरफ से थोड़ा मोटा, इधर की तरफ से थोड़ा मोटा, इस तरीके की शेप को डंबल शेप बोलते हैं। तो अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो आपको दिखाई भी दे रहा है, देखिए ये रहा डंबल शेप, बीच में आपके लिए हाथ पकड़ने के लिए जगह। तो यहां पर अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो ये डंबल शेप का होता है, और यहां पर 3 डायरेक्शन आ सकती हैं, दैट इज पी एक्स, दैट इज पी वाई और पी जेड। तो यहां 3 आपको यहां पर डायरेक्शन दिखाई दे रही है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर डंबल शेप, पी वाई दैट इज वाई एक्सिस पर डंबल शेप, और जेड दैट इज जेड एक्सिस पर डंबल शेप। मतलब ये बात आप जानते हैं, देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस बना है दैट इज जेड एक्सिस। तो अगर डंबल शेप एक्स एक्सिस पे है तो आप बोलते हैं पी एक्स, अगर बोलते हैं वाई एक्सिस पे है तो दैट इज पी वाई, और अगर जेड पे है तो आप बोलते हैं पी जेड। तो इसीलिए यहां पर पी ऑर्बिटल की शेप की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पी ऑर्बिटल की जो शेप है वो 3 तरीके से आ सकती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ आई तो अब आपके लिए अगला पार्ट ये कि डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, क्योंकि हमारे पास तो चारों हैं, एस पी डी एफ सारे पढ़ने हैं। ठीक है, एस की कितनी शेप आई आपके पास आई एस की शेप आई ऑर्बिटल की यहां पर पर्टिकुलरली ओवल शेप या स्फेरिकल, दोनों बातें एक ही है। अगर मैं यहां पर डी ऑर्बिटल की बात करूं तो नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास शेप ऑफ द
डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? तो यहां पर अगर मैं डी ऑर्बिटल की शेप की बात करूं बच्चों, तो देखिए डी ऑर्बिटल की शेप इस तरीके से निकालनी है। यहां पर आप नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा सा डबल डंबल बोल देते हैं, डबल डंबल शेप। तो अगर मैं पोलो टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डबल डंबल शेप होती है, इसलिए डी ऑर्बिटल वाली हमें यहां पर नहीं पढ़नी है। हमें वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको उसी से पूछा जाएगा। तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो अंकित सर करा रहे हैं आपको सिर्फ वही करना है, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने नोट्स साथ साथ मेरे साथ बनाते चलें। बाकी जो हमें नोट्स आपको आगे प्रोवाइड कराने हैं चैप्टर कंप्लीट होने पर, उनसे टैली कर कर अपने नोट्स को और इंप्रूव कर लें, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। देखिए बच्चों, इसके बाद आता है शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल की शेप कैसी रहेगी? तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो एफ ऑर्बिटल की शेप और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने सिर्फ नाम याद किए हैं कि एस की ऑर्बिटल की जो शेप है वो ओवल है, जो पी ऑर्बिटल है उसकी डंबल शेप, डी ऑर्बिटल की डबल डंबल शेप, और अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स। दैट्स व्हाई वी कंप्लीट द टॉपिक दैट इज ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो देखो, ऑर्बिटल और शेप ऑफ द ऑर्बिटल अगर आपको समझ आया, तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं केमिस्ट्री का। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये आपसे कहता है आफबाउ प्रिंसिपल। अगर मैं आफबाउ की बात करूं तो आफबाउ नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रिंसिपल समझाया है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ का सिद्धांत, अगर मैं यहां आफबाउ की बात करूं तो आफबाउ प्रिंसिपल का मतलब यह हुआ कि जी एक साइंटिस्ट थे आफबाउ, जर्मन के रहने वाले थे। उन्होंने आपको एटम के रिगार्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट समझाया है, जिसको आफबाउ का नियम कहते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एटम है वो या तो, सुनिए ऐसे समझिए कि जो एटम है या तो वो ग्राउंड स्टेट में होगा, मतलब नीचे की तरफ, या वो अपनी एक्साइटेड स्टेज में होगा। तो इन्होंने उनकी ग्राउंड स्टेट पर, उनकी एनर्जी के लेवल पर उनका एक सीरियल समझाया है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। वो एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एफ में जाएगा। ये एनर्जी के सीक्वेंस से आफबाउ नाम के साइंटिस्ट ने समझाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे आपसे कहा कि जी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, आपने कहा 1s2 2s2 2p2। तो ये किसने सिखाया आपको? ये सिखाया आफबाउ ने। तो आफबाउ नहीं सीखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। तो देखो आफबाउ क्या कहता है। आफबाउ ने कहा आपसे कि इन द ग्राउंड स्टेट, in the sorry for that in the ground state of the atom, in the ground state of the atom various orbital are filled in order of increasing energy. Their increasing energy
इन्होंने कहा कि जो भी ऑर्बिटल्स आप भर रहे हैं किसी भी एटम के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो उन ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर के सीक्वेंस में भरे जाते हैं। इसको आप अवभाव का प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन को भरने का सीरीज आपको समझाई है अवभाव ने। और यहां पर अगर मैं इसको बात करूं बच्चों तो देखो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जैसे 1s2 2s2 इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो एनर्जी का सीरियल समझाया, द सीरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन या द सीरीज ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स सीरीज ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखिए सबसे पहले भरा जाएगा 1s, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि पर्टिकुलरली समझ आए। 1s, इसके बाद 2s, फिर 2p, 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 इस तरीके से आपसे भरते हैं। फिर आता है आपका 4s और फिर आता है आपका 3d। तो यहां पर देखिए भाई कम से कम इतना तो याद करना ही पड़ेगा। मतलब ये बिल्कुल मिनिमम है, इतनी वैल्यूज तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, फिर आता है जी आपका 4p 5s 4d। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 4p 5s 4d, ये आपसे सीक्वेंस बना रहा है। 4p भरा जाएगा, उसके बाद 5s भरा जाएगा, उसके बाद 4d भरा जाएगा, 4d के बाद आपका भरा जाएगा 5p, फिर 6s, फिर 4f। तो 5p, फिर 6s, फिर 4f। तो एटलीस्ट ये मैंने आपको सीक्वेंस पूरा का पूरा बताया। 4f के बाद फिर एंड सोन इसी तरीके से जाएगा। पहले भरा जाएगा आपका 5d, फिर 6p, फिर 7s। तो 5p, देन इसके बाद 5p 5d बच्चे है ना, 5d के बाद 6p और 6p के बाद यहां पर 7s। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का सीरियल है या सीरीज है जो आपको यहां पर पढ़नी है। तो बच्चों यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन फिलिंग की सीरीज आपको समझाई। और देखिए कम से कम क्या याद करेंगे, अगर आप नीचे का पूरा सीरियल नहीं भी याद करना चाहते तो देखो मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था जब मैंने आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सिखाए थे, और वहां पर मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट आपको 20 तक या 30 तक है ना, 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके कोर्स में है, तो 30 तक आपको कम से कम एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। मतलब 20 तक तो कम से कम यहां पर करें, और जब डी ऑर्बिटल सिखाएंगे आपको तो 21 से 30 तक वहां भी जरूर करें। और सेम सीरियल में यहां पर बात कर रहा हूं कि आप कम से कम 30 तक अवभाव के प्रिंसिपल से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखें तो आपके लिए इजियर हो जाएगा। देखिए कैसे, मतलब मुझे यहां पर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 भर सकता हूं मैं, तो 1s2 अगेन 2s2 2p6, क्योंकि पिन के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 2 2 2 मतलब 6 आ जाएंगे, 2 6 2, और डी के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं भाई, 10 आ सकते हैं। तो अगर मैं नीचे वाला मिटा भी दूं तो कोई इशू नहीं है। ये लो जरा इलेक्ट्रॉन को गिन के देखना कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 2 यहां से बने, 2 यहां से, मतलब 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 and 6 18 and 2 20 and 10 30। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, यहां तक ही 30 इलेक्ट्रॉन्स का सीरियल आपने यहां पर याद कर लिया। अब 30 इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से यहां तक भर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि पोलो टेक्निक किसी भी स्टेट के आप बच्चे हैं,
नहीं पूछ सकता। आपके एग्जाम पेपर की औकात नहीं है कि 30 से ऊपर ले जाके आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो 30 तक ही याद कर लो ना, अगर नहीं होते उससे ज्यादा याद तो 30 तक याद कर लो, क्या दिक्कत है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। और एक बात और देखो, यहां पर अगर सीरियल वाइज याद करना चाहे तो भी कोई आसान है। 1s 2s एक साथ लिख दिया, फिर s में तो एक ही होता है तो एक ही लिखा, फिर 2 में 2 आएंगे, s और p दोनों आएंगे तो 2s 2p, फिर 3 में s भी आएगा p भी आएगा, ठीक है, s p, ठीक है, और 3d भी आना चाहिए था, ठीक है, और फिर 4 में 4s भी आएगा, 4p भी आएगा, 4d भी आएगा, 4f भी आएगा। अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई कि ये 3d यहां क्यों नहीं लिखा। अगर ये यहां लिख देते तो सब बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि फिर तो सीरियल से याद करना था। 1s, फिर 2 वाले में 2s 2p, फिर 3 वाले में 3s 3p 3d, और 4 वाले में 4s 4p 4d और 4f। लेकिन ये 3d इससे पहले क्यों नहीं आया, यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अगर मैं यहां पर आपको बच्चों बताऊं तो ये क्वेश्चन आपके जेईई में भी पूछा गया है। जो आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब के लिए यहां पर तैयार करेंगे तो वहां पर जो एसएससी जेईई होता है वहां पर यह क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है कि ये 3D पहले क्यों नहीं आया, ये 4S बाद में क्यों नहीं आया, ये 4S पहले क्यों भर दिया, ये 3D पहले क्यों नहीं भरा। तो इसके लिए एक रूल आता है जिसे कहते हैं N+L रूल्स। आफबाहु के प्रिंसिपल के लिए यहां पर आफबाहु ने बताया कि जो एनर्जी भरने का क्रम है वो इंक्रीजिंग होता जा रहा है, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा वो बाद में भरा जाएगा। ये एनर्जी इससे ज्यादा है इसलिए पहले इसे भरा, फिर इसे भरा, फिर इसे भरा, एंड सोन एंड सोन एंड सोन। अब इसमें कंफ्यूजन है हमारा 3D में और 4S में। जरा एनर्जी का लो देखियो भाई, एक साइड आपने कहा 4S और एक साइड आपने कहा 3D। चलो जी देखो, अब इसमें आपने ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट देखा। आप जानते हैं कि यहां बाहर 4 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऐसा मैंने क्वांटम नंबर्स में बढ़ाया मेरे शेरों, ऐसा मैंने क्वांटम नंबर्स में बढ़ाया है। तो प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा, क्वांटम नंबर्स वाला जो आगे की तरफ होता है उसको n कहते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहां पर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल में l की वैल्यू कितनी होगी, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स कितना होगा। तो यहां पर आपको जानते हैं कि l की वैल्यू s के लिए 0 होता है, तो इसकी n की वैल्यू भी आ गई, l की वैल्यू भी आ गई। दूसरी तरफ चले जाइए 3D पे, यहां पर आपने कहा आगे की तरफ 3 लिखा है तो n की वैल्यू 3 हो गई, बिल्कुल ठीक बात। और ऑर्बिटल लिखा है आपके पास d, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2। ऐसा आप एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में पढ़ के आए थे मेरे बच्चों। तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मैंने रूल क्या बताया, रूल बताया कि n+l का रूल चलेगा भाई, n+l का रूल। जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसको पहले भरा जाएगा। सही बात नहीं जी, गलत। जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा ताकतवर, और ताकतवर तो बाद में भरा जा रहा है क्योंकि एनर्जी का बढ़ता हुआ सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है यहां पर आफबाहु के प्रिंसिपल में। अगर मैं यहां पर n+l की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ गया 4 और इधर निकालूं तो आ गई मेरे शेरों 5। इसलिए मैंने 4S को पहले भरा है, 3D को बाद में बढ़ा है। बताओ समझ आई है नहीं बात, कितना इंपॉर्टेंट बात बताई। क्यों भरा जाता है 3D पहले, क्यों नहीं भरा जाता 4S। ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो गलती नहीं करना, n+l का कॉन्सेप्ट लगाए और फॉलो कर दे। जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा आएगी वो ज्यादा ताकतवर, और एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर चल रहा है। इसलिए यहां पर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 3D की एनर्जी ज्यादा है देन कंपेयर टू 4S से, इसलिए हमने पहले
4s को फिल किया है, उसके बाद हमने 3d को भरा है, ऐसा आपको मानना है और इसी फॉलो करना है, ये रूल आपको कंप्लीट करना है। तो यहां पर मैंने आपको आपभाव का प्रिंसिपल समझाया। आपभाव ने आपको सभी ऑर्बिटल्स के अंदर भरने का, इलेक्ट्रॉन के भरने का सीरियल समझाया है। चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कुछ। आपसे पूछेगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे बच्चों आसानी से कर लोगे। देखो किस तरीके से। अगला कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर एक और चीज सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपसे कहने लगूं कि सर एक काम करें, लाइन से भरना शुरू करते हैं। भाई मेरे शेरों जल्दी जल्दी आ जाओ। हाइड्रोजन पहला, एटॉमिक नंबर 1, कैसे भरा जाएगा? 1s1। अब आपने कहा सर ये 1s1 क्यों भर दिया? बच्चों अभी तो मैंने सीरियल सिखाया आपको, क्या याद करना है कि 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। यही तो सीक्वेंस याद करना है आपको। तो यहां पर मैंने कहा कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही भर दिया, क्योंकि s में 2 आ सकते हैं लेकिन एक ही था तो एक ही भरा है। आपसे कहा हीलियम 2, लो जी भरो 1s2। आपसे कहा लिथियम 3, तो आपने भरा 1s2, 2 पूरे भर गए। और अब एक इलेक्ट्रॉन को यहां जाना पड़ेगा, दैट इज 2s1। आपसे कहूं बेरिलियम, दैट इज 4, तो 1s2, 2s2। इस तरीके से आप पूरा का पूरा सीक्वेंस बढ़ेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा स्किप मार के हुए चलता हूं। जैसे कार्बन इंपॉर्टेंट है, कार्बन का देख लो, 6 भरने हैं भाई, 1s2, 2s2 और फिर 2p2। मतलब यहां पर 2 ही तो बचे, 2 यहां आगे, 2 यहां आगे, 4, और अब 2 बचे तो 2 भर दिए। 3, मतलब इससे आगे पूछता तो आगे भर देते। ऑक्सीजन का भर के देख लेते हैं, 8, 1s2, 2s2, 2p3, क्योंकि p में 3 से ज्यादा नहीं आ सकते, 3 ऑर्बिटल है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 6 आ सकते हैं। 2p में देखो p का स्ट्रक्चर इसी तरीके का तो बनाया था आपने, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 3 ऐसे, तो 6 आ सकते हैं। तो देखो यहां पर 2 और 2 4 तो हो गए, और 4 और भर दो, 8 हो गया आपके पूरे। तो ऑक्सीजन का कैसे हो गया भाई? 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं नियोन का, नियोन दैट इज 10, तो 1s2, 2s2, 2p6। तो ये आपने नियोन तक का पढ़ लिया। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। यहां पर पर्टिकुलरली बच्चों देखो, अब मैं आपसे कहता हूं सोडियम का Na दैट इज 11, लगभग सारे आपके करा दूंगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्योंकि यहां पर 11 भरने थे, मैंने 11 भर दिए। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं फास्फोरस भरो 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p3। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं एक काम करते, क्लोरीन भरते हैं भाई 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 4s। जरा देखते, सॉरी 4s कहां से आ गया जी? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17। तो यहां पर आ गया आपका 3p5। देखिए सीक्वेंस से हम चलते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कैल्शियम का भरो भाई 20 का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ध्यान देना है बच्चों, आज ही कराया है ये बात। 3p6 तक 18 हो गए, 2 और भरने, पहले 4s भरा जाएगा, बाद में 3d,
N+L का रूल लगा के, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम का हो गया। यहां पर मैंने आपको 20 तक जो एटॉमिक नंबर याद कराए थे उनका यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल लिया है। अब मैं इससे आगे चलता हूं। इसके बाद 21 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है स्कैंडियम का, उसके बाद टेनेडियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 21 तक एटॉमिक नंबर याद करेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। देखिए सबसे पहले आप सिंबल से ही याद कर लीजिए। सबसे पहले आता है आपका स्कैंडियम, देन टेनेडियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम। इसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो यहां पर आपने 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लिए। मैं लिख देता हूं यहां पर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड देन फाइनली 30। तो यहां पर मैंने 21 से लेकर 30 तक, मतलब 21 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समझाने के लिए आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद करा दिए। 20 मैंने पहले लेक्चर में करा दिए थे, प्रीवियस आप वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। पहला लेक्चर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में सिखाया था आपको, इससे आगे के मैंने यहां पर आपको यहां सिखा दिए। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, यही वाला चलेगा, यही वाला फंडा चलेगा, ठीक है। स्कैंडियम 21 भरना है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और फिर 20 तो हो गए थे या एक ही आ गया आपका 3d1। अब मैं टेनेडियम की बात करूं तो यहां तक तो सेम चलेगा भाई, 3d2। अब मैं इससे आगे की बात करूं, यहां तक तो सेम चलेगा भाई, 3d3। अब मैं इससे आगे की बात करूं तो 3d4। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है मेरे शेरों, अभी कुछ गलती करने वाला हूं यहां पर मैं जानबूझ के, ताकि आपको लेक्चर के लास्ट में बिल्कुल पॉइंट मार के समझा सकूं कि कहां थी गलती। तो अब तैयार हो जाइए, क्लास फाइनलाइज भी होने वाली है और यहां पर एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट भी आप सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए फिर मैग्नीज की बात करें, यहां तक तो सेम और 3d5। फिर कॉपर आयरन की बात करें 3d6, ऐसे ही 3d7, ऐसे ही ये आपका सेम आ गया। फिर निकिल की बात करें 3d8, फिर कॉपर की बात करें तो 3d9 और यहां पर जिंक की बात करें तो 3d10। ये सारा का सारा सीक्वेंस आपने सीख लिया। अब मैंने आपसे कहा कि पिक्चर का क्लाइमैक्स बाकी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो दो अपवाद आपको याद रखने हैं, 2 आर एक्सेप्शन। और वो कौन कौन से हैं जी? वो एक्सेप्शन आपके सामने, ये क्रोमियम और इसके साथ साथ कॉपर, ये दोनों के दोनों यहां पर एक्सेप्शन हैं। ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो हैं यहां पर इस सीक्वेंस में नहीं आएंगी। अब रीजन सुने क्यों नहीं आएंगी, बाकी सबको मिटा देता हूं, इन दो को लिखा रहने देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये लीजिए जी, ये लीजिए, जल्दी जल्दी देखो फटाफट। मैंने कहा कॉपर की अगर मैं बात करूं तो यहां तक तो सेम, यहां पर है क्या एक्चुअल में, यही तो है 4s2 3d4। अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं, ये 4s का बना रहा हूं और आगे बना रहा हूं आपका इसका 3d का, 1 2 3 4 और एक आपका ये 5, ठीक है। एक मैंने 3d का बना दिया, एक मैंने 4s का बना दिया। तो बच्चों मेरे शेरों देखो, 4s में कैसे 2 भर दिया आपने, 3d में कैसे 4 भरे, 1 2 3 और 4। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्बिटल पूरा खाली है, और अगर ये पूरा खाली है तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। आगे कॉन्सेप्ट सिखाना है हुंड का रूल।
इसलिए पहले 4s का एक ही भरा जाएगा और यहां पर एक और चला जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगा, इसकी जगह पर 4s1 3d5 होगा। ऐसा अपवाद है, एक्सेप्शन है, स्टार लगा लो बढ़िया वाला। इसी तरीके से ये वाला कौन सा जी, कॉपर। कॉपर की बात करें क्या था, 4s2 3d9, तो सेम इसमें भी ऐसे नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा 4s1 और 3d10, ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाए। तो यहां पर आपने 4s और 3d के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने थे, जो उनके अपवाद सीखने थे, वो सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली आपने यहां पर सीख लिए हैं। तो बच्चों, अगर आपको यहां पर सब बातें समझ आई तो इसी तरीके से एक दो बार वीडियो को और देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं और यहां पर आपके लिए जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट हमारा यूजफुल हो, आप पोलोटेक्निक के बहुत शानदार नंबर लेके आए। देखिए, आज मैंने यहां पर आपको आवभाव का सिद्धांत सिखाया है और आवभाव के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिए। कल के मेरे लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं, वहां पर हम सीखेंगे पाउली रूल्स, वहां पर हम सीखेंगे हुंड रोल, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये 2 नंबर में जनरली पॉलिटेक्निक में आ ही जाते हैं। आवभाव, हुंड, पाउली, ये एक 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिनसे वो लगातार हर साल क्वेश्चन पूछता जा रहा है। तो आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं, कल दोबारा से मुलाकात होगी सेम समय पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।